नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, हमारी सेनाएं पाकिस्तान के साथ लड़ रही हैं और देश के अंदर गद्दारों की एक लंबी चौड़ी जमात है जो हमारे ही देश की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रही है, आईएसआई को दे रही है। और अब आप ये देखिए, एक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई है जो सारी जानकारी पाकिस्तान को भेज रही थी। अंजू जी, ये आपने बड़े हल्के शब्दों का प्रयोग किया है। ये गद्दार नहीं, नमक हराम है अव्वल दर्जे के। जो सजा नमक हराम की होनी चाहिए, उससे ज्यादा सजा इनकी होनी चाहिए। हमारी दो बेटियों ने नाम रोशन किया और वर्दी की गरिमा को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। विंग कमांडर भूमिका सिंह और कर्नल सोफिया। कहा ये बच्चियां हमारी, और कहा ये जिसका नाम आपने लिया है, मैं उसका नाम भी अपनी जबान पे ला करके अपनी जबान को पवित्र नहीं करने दूं। लेकिन नमक हरामों की चर्चा करना जरूरी है, जिससे कि मालूम पड़ जाए। एक तरफ हमारे वीर सैनिक खून बहा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे नमक हराम, या तो अपनी वासना के चलते, पैसों के चलते, और दोनों के चलते। तो पहले इनको बेनकाब किया जाए। इसका जिसे आपने नाम लिया ज्योति मल्होत्रा, वासना और धन दोनों की लोलुप हो करके जिस तरीके से इसने अपने आप को, देश को बेचने की कोशिश की है। और इसके साथ कुछ नाम और हैं: देवेंद्र सिंह ढिल्लन, पलक शेर मसीह, जफर हुसैन और एक नोमान इकबाल। और भी मैं नाम आपको बताऊंगा आगे, लेकिन पहले जो प्रमुख नाम है, जो स्टार परफॉर्मर्स, पहले उनकी चर्चा कर ली जाए। ज्योति मल्होत्रा की 377,000 फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे। तो आप समझ सकती हैं कि क्या क्या हथकंडे इन्होंने अपनाए होंगे कि 377 इनको मिल जाएं। पाकिस्तान गई, ट्रैवल ब्लॉगर भी हैं। और इनका जो नाम है वो भी मैं उजागर करना चाहूंगा, जिसको कहना चाहिए हॉल ऑफ शेम, देसी इंडो जो। देसी इंडो जो इनके यूट्यूब चैनल का नाम है। लोग सावधान हो जाएं। और धिक्कार है ऐसे चैनल पे, और धिक्कार है ऐसे के ऊपर जो देश को बेच करके अपनी वासना की आपूर्ति और धन की लोलुपता को दिखाते हुए देश की संवेदनशील चीजें जाकर के बेचे। ये हरियाणा बेस्ड ट्रैवल ब्लॉगर हैं और पाकिस्तान 2023 में गई थी। क्या है, इनका बड़ा एक व्यापक चयन प्रक्रिया के बाद इनका चयन हुआ। पाकिस्तान हाई कमीशन के अवांछनीय तत्वों से ये टच में थी, जिसमें एक दानिश भी था। और दानिश ने रिवर्स हनी ट्रैप, हनी ट्रैप नॉर्मली होता है कि एक महिला करती है, यहां पुरुष ने इनको हनी ट्रैप करके अपने मोह पाश पे कर लिया। और ये मूर्ख शिरोमणि और ये कुल कलंक उसके जाल में आकर के ये हनी ट्रैप हो गई, सबोताज हो गई। ये तो अच्छा हुआ थाना सिविल लाइंस हिसार में अब मुकदमा लिख गया है, पूछताछ चल रही है और इनके ऊपर कार्रवाई होगी। जिन लोगों के संपर्क में थी, एक तो दानिश था, अली हसन और कुछ और थे। और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंतर्गत इनके ऊपर कार्रवाई होगी। और मेम साहब ने सोचा कि इनके नाम अगर हम गलत डायरेक्टरी में डाल देंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे। जैसे नाम है नोमान तो हम कर देंगे नरिंदर, और दूसरा नाम है अगर अली हसन तो हम कर देंगे अनिरुद्ध, और पकड़े नहीं जाएंगे। और हम डेटा डिलीट कर देंगे तो पकड़े नहीं। उनको ये नहीं मालूम है कि हमारी एटीएस और हमारी एसटीएफ इनकी इंटेस्टाइन्स में, आंत में जाकर के सूचना ला करके रख देगी, जिसे दोबारा कोई दुस्साहस न करे। यहां ऑपरेशन सिंदूर चला। 22 अप्रैल को हमारे ऊपर कातिलाना और कायरतापूर्ण आक्रमण हुआ। निरीह और निर्दोष हमारे 27 भारतीयों का कत्ल हुआ। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चला। ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन आप समझ सकती हैं कि जिस गति से आज आपको ऑपरेशन सिंदूर सीमाओं पे चलाना था, आज आपको ऑपरेशन सिंदूर सीमाओं के अंदर चलाना। इसी के साथ साथ आपने देखा इस तरीके का, ये जो, हाँ, मुझे तो मालूम, मैं तो देखा नहीं कि ये यूट्यूबर ब्लॉगर, इनकी बहुत अच्छी कमाई भी होती है। कमाई हमारे आप से हो, भारतीयों से हो, और पाकिस्तान में भी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए उनका प्रोपेगेंडा करना। क्योंकि इस दानिश ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज निकालो तुम। तो पाकिस्तान के बारे में जाके यहाँ के लोग बड़े ऐसे अच्छे होते हैं, बड़े मानवीय दृष्टिकोण इनका रहता है, ये भारत से संबंध रखना चाहते हैं, बड़े सरल और सहृदय होते हैं, इनका बड़ा उदार दृष्टिकोण होता है, ये अमन की आशा वाले हैं। ये अपना ज्ञान अपने पास रखो और इसको लपेट करके अपने घर में ढिबरी जलाओ, ज्यादा रोशनी होती। और तुम्हारे माँ बाप में लगता है कि तुम्हारी तरबियत
और परवरिश ठीक से नहीं की, जो तुम जा करके देश के दुश्मनों की गोद में बैठ गई जाकर के। इसी को कहते हैं कुल कलंक। इन्होंने तो जो डैमेज किया सो किया। अब ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंतर्गत अंजू जी इनके ऊपर अब कार्रवाई होगी। दूसरे शहजादे हैं, उनका भी नाम जरा सुन लीजिए। नोमान इलाही। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये कैराना मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। बेगमपुरा मोहल्ले के हैं। 24 साल इनकी उम्र है। सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे वहां पानीपत में। अपनी बहन के जाते थे, उनकी माता पिता की मृत्यु 4 साल पहले हो गई थी। उसके बाद अब ये चौंकाने वाली बात है कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई पड़ जाते हैं। हवाला से पैसा आना। अभी तो एनसीआर में रहती हैं, आप भी तो इतनी बड़ी पत्रकार हैं। मेरी जिंदगी बीत गई। हवाला से पैसे कैसे भेजे जाते हैं, कैसे आते हैं, आज तक नहीं मालूम पड़ा। और ना मैं जानना चाहूंगा ना आप जानना चाहेंगे। लेकिन ये 24 साल के इनके पूत के पांव पालने में इनके पास हवाला से पैसे आते थे और बड़ी मात्रा में पैसे आते थे। और ये पाकिस्तान के भी इसी तरीके से कुछ अवांछनीय नंबरों से थे। और जब ये पता लगा तो ये इकबाल काना करके एक बड़ा शातिर चरमपंथी है, वो भी कैराना का रहने वाला है। केले का ठेल लगाता था और केले का ठेल लगाते लगाते कैराना में इसने थोड़ा दलाली का काम शुरू कर दिया कि पाकिस्तान का वीजा दिलवाने में। पाकिस्तान का वीजा दिलवाते दिलवाते कुछ पैसा आया, पाकिस्तानियों के टच में आया, चरमपंथी गतिविधियों में आया, फिर चला गया पाकिस्तान। अब नोमान किसके टच में था? इकबाल काना के। आप समझ सकते 24 साल का लड़का वो इकबाल काना के टच में है। हवाला से पैसे आ रहे हैं, अवांछनीय लोगों के नंबर है इसके पास। और उसने भी इस तरीके की हरकत की कि अपने नंबरों को मटियामेट करने की कोशिश की, ये इस उम्मीद में कि शायद वो पकड़ा ना जाए, कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। और सस्पेक्टेड नंबर्स को इसने मिटाने की कोशिश की थी, जैसे इसने की थी इस लड़की ने, ज्योति ज्योति। मल्होत्रा ने। तो दोनों का मोडस ऑपरेंडी वही। दोनों ही अव्वल दर्जे के मूर्ख समझते हैं कि फॉरेंसिक एनालिसिस नहीं होगी, साइबर एनालिसिस नहीं होगी, साइबर इन्वेस्टिगेशन टूल्स का इस्तेमाल नहीं होगा, पकड़े नहीं जाएंगे, बस डिलीट कर दो चैट, बात खत्म, नंबर डिलीट कर दो। और अब्दुल्ला को तुम अनिरुद्ध कर दो और बिस्मिल्लाह को तुम बलवंत कर दो, तो पकड़े नहीं जाओगे। वास्तविकता ये है, निश्चित पकड़े जाओगे। एक एक एंट्री, एक एक फीड, एक एक मैसेज, एक एक नंबर की एनालिसिस होगी। ये तो कर बताने वाली बात नहीं है, क्योंकि वही पर्चा आउट करने वाली बात होगी। अब तीसरे शिरोमणि के ऊपर आते हैं। ये सबसे ऊंची कलाकार ये भी है। तानिया परवीन कोलकाता में अरेस्ट हुई, वेस्ट बंगाल की एसटीएफ ने अरेस्ट किया और एनआईए ने इनको लेकर के रिमांड पर पूछताछ चल रही है। तानिया ने क्या गुल खिलाए हैं, जरा उसको भी सुन लीजिए। तानिया परवीन जी ने, नाम तो देखिए बड़ा मासूम, लेकिन है लश्कर तैयबा की लड़ाका। ये लश्कर तैयबा की सक्रिय सदस्य और लश्कर तैयबा का प्रोपेगेंडा के साथ साथ ये रिक्रूट भी करती हैं, पैसा की उगाही भी करती हैं। इनके कब्जे से क्या मिला है? लैपटॉप मिला है, मोबाइल्स मिले हैं और बड़े सनसनीखेज डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। और ये भी वो जो हैं जिस तरीके की कुल कलंक है, ये भी हनी ट्रैप करती हैं हमारे अधिकारियों को, हमारे यहाँ के युवाओं को, और उनको वर्गला के, फुसला के, बहला करके लश्कर तैयबा में शामिल करती हैं। तो कई व्हाट्सएप ग्रुप पाकिस्तान के हैं, उसकी ये बड़ी सक्रिय और एक्टिव सदस्य है और महत्वपूर्ण जानकारियां ये पाकिस्तान को भेजती है। लेकिन आपने एक चीज पे गौर किया अंजू जी, कि कितनी बेहतर इन्वेस्टिगेशन हुई है। ऑपरेशन सिंदूर चला, उसी के दौरान इनके ऊपर नजर रखी गई, सर्वेलेंस हुआ और ये पके आम की तरह एसटीएफ या पुलिस के बिल्कुल उसमें जाल में आकर के फंस गए और बेनकाब हुए। और यही चीज खड़ा संदेश हर वो पाकिस्तान एजेंट को है जो वहां जाता है, जैसे नोमान गए थे। और उसके बाद अभी एक साहब का और नाम मैं लूंगा, देवेंद्र सिंह ढिल्लन। देवेंद्र सिंह ढिल्लन भी युवा हैं और 13 मई को इन्होंने फेसबुक पोस्ट पे कुछ ऐसी आपत्तिजनक पोस्ट की थी जो कि हथियारों के बारे में थी, हथियारों के चलाए जाने के बारे में थी, हथियारों के बारे में जानकारी दी थी जो कि अवांछनीय थी, संदिग्ध थी। और उसके ऊपर जब पुलिस ने कार्रवाई की तो मालूम पड़ा ये वही है जिनके पूत के पांव पालने में दिखाई पड़ते हैं, पटियाला के रहने वाले। और ये करतारपुर कॉरिडोर से
तीर्थ यात्रा के नाम पर ये गए पंजा साहब के दर्शन करने, ननकाना साहब दर्शन करने, लाहौर में गए दर्शन करने पुराने गुरुद्वारों में। ये तो खैर एक बहाना था। ये वहां पर भी जाकर के पाकिस्तान की आईएसआई से मिले, पाकिस्तान की आईएसआई से पैसा लिया, और पैसा लेकर के इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी पाकिस्तान आईएसआई को पहुंचाई। आप समझ सकती हैं, यहां देश खून बहा रहा है, हमारे लड़के और लड़कियां फ्रंट पर खून बहा रहे हैं देश के लिए, और ये जाकर के जरा से दो टुकड़ों में जाकर के ये भी हजरत हनी ट्रैप हो चुके थे, ये भी हनी ट्रैप हो चुके थे। आप समझिए, तो पाकिस्तान के दाव पे समझ लीजिए कि जहां पर ज्योति को हनी ट्रैप किया एक पुरुष ने, और इनको हनी ट्रैप किया किसी महिला ने। इसके पहले जो एक्टिविस्ट थी तानिया परवीन, वो हनी ट्रैप की एक्सपर्ट थी। तो हनी ट्रैपिंग एक ऐसा शस्त्र है पाकिस्तान के आर्सेनल में, उसके तरकश में, जब जहां जैसा मौका मिल जाए, पुरुष हो महिला हो, उसको अपने कब्जे में करने के लिए ये हनी ट्रैपिंग का काम करते हैं। जी। बहरहाल देवेंद्र सिंह ढिल्लन तो हनी ट्रैप हो गए अंजू जी। और हनी ट्रैपिंग के बाद अब आप देखिए इन्होंने किया क्या। इन्होंने पटियाला कैंटोनमेंट की बड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं जाकर के आईएसआई को दी, और इन्होंने भी वही होशियारी का काम किया कि अपना डेटा डिलीट कर दिया, टेलीफोन डायरेक्टरी डिलीट कर दी, चैट्स डिलीट कर दी। ये उम्मीद नहीं थी कि हरियाणा की पुलिस और एसटीएफ और एनआईए इनकी भी इंटेस्टाइन्स में जाकर के सारी जानकारी ले आएगी और देश के सामने रखेगी, और 1 से 10 और 10 से 100 और 100 से 1000 सूचनाएं प्राप्त होंगी। और वो चल रहा है जी, वो कार्रवाई चल रही है आपके सामने। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में पूरा राष्ट्र एक होकर के, पूरा राष्ट्र एक हो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब और देश के दुश्मनों का इलाज कर रहा है। और वहां पर ऐसे अवांछनीय तत्व, वो एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, वो जी। इससे भी ज्यादा, इन सब चीजों ज्यादा सनसनीखेज है। असम पुलिस ने गजराज इंटेलिजेंस, जो कि वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है, उन्होंने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार कहां कहां से किया? भरतपुर, अलवर, गुवाहाटी। और इनका काम क्या था? ये ऐसे इंडियन फोन्स लेकर के उनके व्हाट्सएप नंबर ओटीपी के जरिए पाकिस्तानियों को देते थे। समझिए जो शातिर दिमाग है, इंडियन फोन नंबर्स, उनसे ओटीपी जनरेट करके उसका व्हाट्सएप का काम पाकिस्तान में कराते थे। अब आप पूछेंगे इसका अभिप्राय और उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि जब कभी उस चैट को कोई देखेगा व्हाट्सएप पे, तो ये मालूम पड़ेगा कि ये इंडियन फोन्स हैं, इंडिया में यूज हो रहे हैं, तो किसी को शक और शुबा नहीं होगा, सस्पिशन नहीं होगा। आप समझ सकते हैं कितनी शातिर है। तो सबसे पहले आसाम पुलिस और गजराज इंटेलिजेंस को पूरा साधुवाद और शुभकामनाएं कि उन्होंने बड़ा अच्छा टेक्नोलॉजिकल काम किया। और जो लोग पकड़े गए आप देखें, भरतपुर, अलवर, गुवाहाटी, और जो साइबर अटैक की बात हो रही थी, ये सिर्फ इसी में नहीं कर रहे थे, ये साइबर अटैक को लेकर के भी इस पे काम कर रहे थे इन इंडियन फोन नंबर से, जिससे कि मालूम पड़े कि इंडियन फोन नंबर से ये साइबर अटैक हुआ, साइबर क्राइम हुआ है। और एंटी नेशनल एक्टिविटीज तो कर ही रहे थे। फिजिकल लोकेशन आपको मालूम पड़े तो मालूम पड़े कि आपका इंडिया में है। तो अब इसमें मैं समझता हूं कि एक आपके चैनल के माध्यम से मैं ये परामर्श देना चाहूंगा। परामर्श क्या देना चाहूंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, ये दोनों एक ही मिनिस्ट्रीज हैं, कि ये देख ले कि जब तक ज्योग्राफिकल भौगोलिक स्थिति किसी फोन की भारत में न हो, तब तक अगर कहीं बाहर से मैसेज आ रहे हैं तो उसके ऊपर विशेष निगरानी रखी जाए। अन्यथा अगर फोन का ज्योग्राफिकल लोकेशन भारत में ही है, लेकिन कनेक्टिविटी या कोई संचार किसी अन्य देश से हो रहा है, तो उसको सस्पिशियस एक्टिविटी मान करके, संदिग्ध गतिविधि मान करके उस पर गहराई से अनुसंधान किया जाए। लेकिन बिल्कुल। जितना डिस्कशन अंजू जी हम लोगों ने किया, उससे एक बात तो साफ है कि जी। जिस तरीके से आपने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को पूरी तरीके से धूल चटा दी और उसकी औकात दिखा दी, और ऑपरेशन सिंदूर के फॉलो, ऑपरेशन सिंदूर खत्म तो हुआ नहीं है, और उसके फॉलो अप थ्रू में जो झाड़ू और सफाई का काम चल रहा है, जो देश में सफाई चल रही है, तो जिस तरीके से ये अवांछनीय तत्व आपने पकड़े हैं, ज्योति मल्होत्रा, देवेंद्र सिंह ढिल्लन, पलक शेर मसीह, जफर हुसैन, नोमान, और ये जो 7 आसाम में पकड़े गए हैं, मैं भारत के पुलिस बल, एसटीएफ, एटीएस और एनआईए को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने बिल्कुल जो राष्ट्र की सेवा की है,
वो बिल्कुल प्रशंसनीय है, और जितनी सर भी प्रशंसा की जाए वो कम होगी अंजुम जी। सर, जैसे ये लोग तो पकड़े गए हैं, ये तो सर्विलेंस पे आ गए, इनके बारे में पता चल गया, और सबसे इंपॉर्टेंट काम इनका यही था कि पाकिस्तान की इमेज को भारत में बड़ा अच्छा बनाना था। ऐसा काम तो सर हमारे देश के कितने लोग कर रहे हैं, कितने यूट्यूबर कर रहे हैं, और पाकिस्तान में अच्छे खासे वायरल हैं। राजदीप सरदेसाई को लेकर वहां पर बड़ी पॉजिटिव हवा है कि देखिए वो कितना अच्छा काम करे, कितने पक्ष में बोलते हैं पाकिस्तान के। उसके अलावा भी कई लोग हैं, उन पर भी तो गाज गिरनी चाहिए सर। वो किस मकसद से भारत में बैठकर पाकिस्तान का गुणगान करते हैं? अंजू जी, ये आप पुराने गुनहगारों के नाम ले रही हैं, और कुछ लोग बड़े आदर से उनका नाम, ये पुराने गुनहगार हैं। आपने तो एक राजदीप सरदेसाई का नाम लिया, मैं जरा दो चार और गिना दूं जरा आपको। करण थापर, निसार शर्मा, इसके अलावा और भी कहिए, लेकिन मैं इनका नाम लेके इनको महत्व नहीं देना चाहूंगा। ये लोग वो परजीवी हैं जिसको कहते हैं पैरासाइट्स। रहेंगे हमारे देश में, खाएंगे हमारे देश में, गुणगान करेंगे पाकिस्तान का, जिससे कि फॉलोअर्स बने और इनकी कमाई का जरिया बढ़ जाए। मैं फिर यही कह रहा हूं, पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय ने, पाकिस्तान की सेना ने इन्हीं कुछ लोगों के बयान ले करके उसको अपने प्रोपेगेंडा मशीनरी में, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, भारत के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा चलाने में इन्होंने पाकिस्तान की मदद की है। मैं बड़े कड़े शब्द कह रहा हूं, इन्होंने पाकिस्तान की सहायता की है। आपका क्या अभिप्राय है, आपका क्या गंतव्य है, आप क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या सिद्ध करना चाहते हैं? लेकिन आपको जो है, आप वाकई में, जिसको कहना चाहिए, आपने अपने कुल और वंश दोनों को आपने एक तरीके से धूल धूसित किया, अपमानित किया, और इनकी चर्चा करके इनको, खैर, राजदीप सरदेसाई तो टीएमसी से चूंकि उनका इनडायरेक्ट लिंक है, इसलिए वो भाषा वही बोलेंगे जो कि वहां की राजनीति बुलवाना चाहती है। एक तरीके से तुष्टीकरण, एक पहलू तुष्टीकरण होगा, दूसरा पाकिस्तान से। ये तो बातचीत वही अच्छे खासे लोग जो पाकिस्तान से वार्ता और अमन की आशा और कबूतर उड़ाने की बात करते थे कि पाकिस्तान फिल्मों की बातचीत करनी चाहिए, और यही एक शब्द जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा, आपने उनके बारे में एक भर्त्सना का शब्द कहा। हमारे सैनिकों के ऊपर जो आक्रमण हुआ और हमारे 27 बेगुनाह लोगों की निर्मम और नृशंस हत्या की गई, उसकी कठोर भर्त्सना, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, घुटने कांपने लगते हैं, जबान सूख जाती है। लेकिन वही ब्रह्मोस के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगाना हो, हमारे आक्रमण के ऊपर सबूत मांगना हो, और अभी तक तो समझते थे कि जो है गधे ने कम खेत खाया है, लेकिन अब कुछ आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, प्रमाण की बातें अब फिर शुरू हो गई हैं। और जो जो प्रमाण मांग रहे हैं कि प्रमाण तो अब जो है, अब हम नहीं, अब वो पुलिस की भाषा में हम कहते हैं कि अब हम प्रमाण तुम्हें नहीं देंगे, अब हमारा बेट तुम्हें प्रमाण देगा। जैसे कहते हैं किस अधिकार और किस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। जो बड़े बड़े सूरमत थाने में आते हैं, तो जो हमारे पुराने खूंखार थाना अध्यक्ष होते थे कि अभी बताता हूं कौन सा सबूत है, कौन सा, और बेंत उठा करके 50 बेंत पड़ गया, और कोई सबूत चाहिए बरखुरदार, उनका नहीं साहब सबूत मिल गया हमें। ये भी लातों के भूत है, बातों से मानने वाले नहीं है। इनके बारे में चर्चा करके अपना समय जाया न करें। आपके प्रतिष्ठित चैनल पे इन निकृष्ट लोगों का नाम आने से इनको बहुत ऊंचा आप पेडिस्टल दे रही हैं। ये इसकी अधिकारी नहीं है, खैर, लेकिन देश को जानने का अधिकार है। इन अवांछनीय तत्वों को, फिफ्थ कॉलमिस्ट को, जो देश के .5 जो फ्रंट है, उसके ये सेनापति हैं, और इनको उसी रूप में देखना चाहिए। सर, और यहाँ पर ये भी बड़ी अजीब बात है कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले शोर मचा रहे थे कि अरे अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया पाकिस्तान के खिलाफ। जैसे एक्शन शुरू हुआ तो से नो टू वॉर हैशटैग चलाने लगे यही लोग, और उसके बाद डी एस्केलेशन की बातें करने लगे कि ऑपरेशन सिंधु रुक जाना चाहिए। ये सारे लोग उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा थे सर। तो सर अब तो धीरे धीरे करके इनके नाम सामने आएंगे ही आएंगे, और इनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। और इस बीच आप देखिए, महाराष्ट्र एटीएस ने भी मुंबई एयरपोर्ट से 2 ऐसे आतंकवादी पकड़े हैं जो आईएसआईएस के लिए काम करते थे, जिनके ऊपर इनाम भी था। बेशक, मुंबई एटीएस को भी साधुवाद और शुभकामनाएं और बधाई, और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। महाराष्ट्र ने एक और बहुत अच्छा काम किया है, जो कि पूरे देश में उसका अनुकरण होना चाहिए और उसके अनुरूप कार्रवाई होनी चाहिए। 18 लाख राशन कार्ड निरस्त किए गए हैं, जिसमें अधिकांश बांग्लादेशी हैं। 18 लाख का मतलब आप समझ सकते हैं कि पहले चरण में अगर पूरे देश में निकाले जाएं, ये करोड़ों में जाएगा। देश का कितनी धन संपदा वैभव बचेगा, और जो जरूरतमंद है उनको मिलेगा। लेकिन जो आपने कहा, यही मोडस ऑपरेंडाई पाकिस्तान की है। पहले जो है रणभेरी जला बजाएंगे, पहले युद्ध की घोषणा करेंगे,
आक्रमण करेंगे, बड़बोलापना करेंगे, और जिस वक्त आक्रमण हो जाएगा और पिटने लगेंगे, तो जैसे होता सड़कीला कुत्ता कें करने लगता है पहले डंडा खाने के बाद, वही औकात इनकी। मैं बड़े कड़े शब्द और घृणा के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि ये घृणा, उपेक्षा और अपमान के पात्र हैं ये। देश का साथ दीजिए, पाकिस्तान का साथ देंगे अगर आप, तो देश तो आज तो दुत्कार रहा है, कहीं ऐसा ना हो दौड़ा दौड़ा करके आपकी जो है खातिर तवाज़ुन जहां होंगे वहां हो जाए। और खातिर तवाज़ुन एक साहब की तो हो चुकी है न्यूयॉर्क में, बाकी की मैं नहीं कहूंगा। मैं चाहता हूं कि लोग सभ्य संस्कृत व्यवहार करें, लेकिन आप अगर अपने लिए दावतनामा पेश कर रहे हैं कि आपकी खातिर तवाज़ा गली मोहल्ले चौराहे पे होने लगे, तो वो भी हो जाएगा, ज्यादा वो दिन दूर नहीं है। और देखिए वही मोडस ऑपरेंडी, पहले हम कब एक्शन लेंगे, जब एक्शन होगा तो नो वॉर हैशटैग, और उसके बाद वही अमन की आशा, कबूतर उड़ाओ सफेद, और उसके बाद मेहदी हसन और आबिदा परवीन के गजलें और नगमे सुनो, और पाकिस्तानी फिल्मों का आदान प्रदान हो, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच हो। ये कुछ नहीं होने वाला। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कर दिया, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, इस चीज का चयन करना होगा। टेरर एंड टॉक्स एक साथ नहीं होंगे। तो प्रधानमंत्री जब कह दिया, तो इन चीजों, ये अकिंचन और इन जो है गली मोहल्ले के छुट भैया, मैं पत्रकार भी नहीं कह रहा हूं, छुट भैया लोगों की औकात क्या है कि इसका विरोध करें या इसके विपरीत जाए। विपरीत दिशा में जाना है तो आप बिल्कुल अलग अलग और अकेले पड़ चुके हैं। आपके समर्थन सहयोग में एक आवाज नहीं आ रही है। आपने 4 नाम गिनाए, आपके दहाई में इनका नाम अब जाने वाला नहीं है, क्योंकि सब अलग अलग हो गए। जो बहुत कश्मीर से लेकर के हैदराबाद तक जो लोग हारमोनियम और तबला लेके घूमते थे, आज उनके सुर बदले हुए हैं, क्योंकि ये जागा हुआ भारत है। आपको जागे हुए भारत के साथ रहना है, और उसके लिए ये जरूरी है। आप देखें, बीन बीन करके बांग्लादेशी रोहिंग्या पकड़े जा रहे हैं, दस्तयाब किए जा रहे हैं। राशन कार्ड आज महाराष्ट्र में कैंसिल हुआ, कल मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस में आएगा। पूरे भारत में राशन कार्ड कैंसिल होगा, पूरे भारत में वोटिंग राइट्स निरस्त होंगे, पूरे भारत में इनको रोजगार के अवसर समाप्त करेंगे। और जब आप इनको कह देंगे दर्जा दोयम के नागरिक के रूप में, बंधक के रूप में आप रहें, और जब कभी मौका लगे तो अपने मादरे वतन बांग्लादेश या म्यांमार चले जाएं, वरना भारत की पवित्र भूमि में आप ऐसे अपवित्र लोगों का कोई स्थान नहीं है। ला के बसाए गए हो स्वार्थ सिद्धि के लिए और जी अवांछनीय और भ्रष्ट राजनेताओं के द्वारा, इसलिए तुम्हारा कोई स्थान भारत में नहीं है। अंजू जी। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक तरफ तो पहले पीएम मोदी ने, आपको याद होगा मोदी सरकार ने पहलगाम की घटना के बाद पाकिस्तान के सारे यूट्यूबर्स को इंडिया में बैन कर दिया था, फिर उनके ओटीटी चैनल्स को बैन किया गया। अब ऐसा लग रहा है कि देश के अंदर जो उनके पैरवी करने वाले बैठे हैं ना, जो पाक परस्त बैठे, उन पर भी एक सर्जिकल स्ट्राइक की बहुत सख्त जरूरत है। और शुरुआत इस ज्योति मल्होत्रा से हो गई है सर। अभी तो वो 4 या 5 दिन के पुलिस रिमांड में गई है, देखते हैं किस किस की पोल पट्टी खोलती है और कौन कौन से नाम और सामने आते हैं। सर, आपने समय निकाला इस महत्वपूर्ण विषय पर, बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम और जय हिंद। नमस्कार अंजू जी, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।